मेरा देवर बिल्कुल मेरे पति का हमशक्ल था। मेरी शादी हुई, अक्सर पता ही नहीं चलता था कि मेरा पति कौन सा है और मेरा देवर कौन सा है। इसलिए मैं ज़्यादातर वक्त अपने कमरे में गुजार लेती थी। लेकिन एक रात पति पास लेटा था। दिल धक धक करने लगा। आंखें मलती मलती मैंने अपने पति की तरफ देखा तो वो मेरा देवर मेरे कमरे में। शादी के लिए मुझे देखने दोनों भाई आए हुए थे और दोनों एक साथ ही बैठे हुए थे। मैं नज़र झुकाकर बैठी हुई थी। मैंने बस उन दोनों के पैर ही देखे थे। मुझे हैरत हुई कि मेरे पति के साथ दूसरा कौन हो सकता है, वो भी रात के इस वक्त। जैसे ही मैंने अपनी नज़र ऊपर की ओर उठाई, मेरे होश उड़ गए। दोनों की शक्ल एक जैसी थी, ज़रा भी फर्क नहीं था। बालों का हेयर स्टाइल एक जैसा था, चेहरे की बनावट एक जैसी थी। तो मैं चौंक कर रह गई, क्योंकि यह अंदाज़ा लगाना मुश्किल था कि उनमें से मेरा पति कौन सा है और कौन सा नहीं है। मैं अभी उन्हीं बातों का अंदाज़ा नहीं लगा पाई थी कि एक नौजवान मुस्कुराता हुआ मेरे पास आया। कहने लगा कि बताओ तुम्हारा पति कौन सा है। मैं क्या, यह फैसला तो कोई भी नहीं कर सकता था, क्योंकि दोनों में ज़रा सा भी फर्क नहीं था। अभी मैं इसी सोच में परेशान थी कि क्या जवाब दूं कि दूसरा नौजवान भी आकर मेरे करीब बैठ गया। फिर मेरा हाथ पकड़कर कहने लगा, मैं समीर हूँ और ये समर है, मेरा भाई। उस नौजवान की बात पर मुझे भरोसा नहीं हुआ था। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। वो दोनों जुड़वा हैं, क्योंकि मैं नहीं जानती थी कि समीर का कोई जुड़वा भाई भी है। मुझे इस बात का अंदाज़ा था कि ये दो भाई हैं, लेकिन ये नहीं मालूम था कि जुड़वा हैं, क्योंकि मेरी सास जब रिश्ता देखने आई थी तो कहने लगी कि उनका एक बेटा शहर में रहता है। कहने लगी कि मेरी ख्वाहिश है कि वो भी यहाँ पर ही सेटल हो जाए। वो मेरी ज़रा से भी नहीं सुनता है। मुझे लगा शायद जो समीर बनकर मेरा हाथ थामे है, कहीं वो मेरा देवर तो नहीं है जो मजाक में ये सब कुछ कह रहा हो। वो फौरन से उठा और कहने लगा कि यही आपके पति हैं भाभी। मैं तो यहाँ बस महीने 2 महीने का मेहमान हूँ, फिर वापस फ्रांस चला जाऊँगा। ये कहकर वो कमरे से बाहर चला गया और दरवाज़ा भी बंद कर दिया। मेरी उड़ती हुई रंगत को देखकर समीर हंसने लगे। कहने लगे कि मुझे तुम्हारे चेहरे पर यही अंदाज देखने थे कि हम दोनों को देखकर तुम्हें क्या परेशानी होती है। ये कहते हुए उन्होंने अपनी जेब से बहुत ही खूबसूरत अंगूठी का बॉक्स निकालकर मुंह दिखाई के अंगूठी पहना दी। सुबह नाश्ते पर मेरी सास ने बड़े ही लजीज नाश्ते का इंतज़ाम किया था। मैं इस बात पर हैरान थी कि मेरा देवर भी मेरी सास के साथ किचन में नाश्ता बनाने में बिजी था। मैं समीर के साथ कुर्सी पर बैठी थी। ये समर मेरे सामने आकर कहने लगा, ये ऑमलेट है भाभी, इसे खाकर देखो कि कैसा बना है। ये कहकर वह कुर्सी पर बैठ गया। कहने लगा कि आप इस मामले में बड़े ही बदनसीब हैं, क्योंकि समीर को तो चाय बनाना भी नहीं आता है, लेकिन मेरी बीवी के बड़े ही अच्छे नसीब होंगे, क्योंकि मुझे सब कुछ पकाना आता है। वो ख़ास बातूनी किस्म का था। जब तक नाश्ता करता रहा, उसकी ज़ुबान ट्रैक्टर की तरह चलती रही। मेरी सास का मिजाज भी बहुत दोस्ताना सा था। बहुत जल्दी ही मुझसे घुल मिल गई थी। शादी के बाद समीर मुझे चंद दिनों के लिए घुमाने लेकर गए। जब हम वापस आए तो मैंने किचन संभाल लिया। समीर के साथ गुजारा लम्हा मेरे लिए एक खूबसूरत और यादगार था। एक बार रात को समीर के आने से पहले मैं तैयार होकर उसी का इंतज़ार कर रही थी, क्योंकि उन्होंने मुझे कहा था कि वो मुझे आज बाहर रेस्टोरेंट में डिनर कराएंगे। मेरी सास ने भी इजाज़त दे दी थी। जैसे ही दरवाजे पर दस्तक हुई, मैंने दरवाज़ा खोला। सामने समीर खड़े थे। मैंने उनके हाथ से उनके ऑफिस की फाइल ले ली और कहा कि आपको अपना वादा तो याद है ना, मैं बस तैयार हूँ, आप भी फ्रेश हो जाइए। वो मुझे ताज्जुब की नज़रों से देखने लगे। कहने लगे, कौन सा वादा? मैंने उन्हें घूर कर देखा। मैंने कहा, बहाने बनाने की कोशिश मत करें। आपने सुबह खुद कहा था कि आप मुझे बाहर लेकर जाएंगे। ये सुनकर वो मुस्कुराने लगा। कहने लगा कि मैंने कभी इनकार किया है क्या? इसके बाद वो कहने लगा, चलो अभी चलो मेरे साथ, ये ना हो कि मेरा इरादा बदल जाए। मैंने कहा, आप अभी ऑफिस से आए हैं, कम से कम एक कप चाय तो पी लो।
लेकिन समीर को शायद ज़्यादा ही जल्दी थी। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे बाहर लेकर गए। एक खूबसूरत से रेस्टोरेंट में हमने खाना भी खाया, मुझे आइसक्रीम भी खिलाई और फिर वापस घर ले आए। जैसे ही हमने घर में दाखिल हुए, सामने मेरी सास के साथ समर बैठा था। मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था, लेकिन मैं उसके मुस्कुराने की वजह नहीं जान पा रही थी। उसके बाद समीर का जोर से हंसना हुआ और सास के पास जाकर बैठ गया। समीर ने जोरदार थपकी उसकी कमर पर मारी और कहने लगी कि शर्म नहीं आती तुम्हें? अगर तुम मेरे हमशक्ल हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी बेबी के साथ कहीं भी चले जाओ। ये सुनकर तो मैं हैरानी के समंदर में डूब गई थी। जिसके साथ मैं अभी डिनर करके आ रही थी वो समीर नहीं बल्कि मेरा देवर समर था। लेकिन उसने तो मुझे ज़रा भी शक नहीं होने दिया कि वो समीर नहीं है। मैंने घूर कर समीर की तरफ देखा तो फिर से वो हंसने लगे और समर भी हंसते हुए कहने लगा, बड़ी भुक्कड़ बीवी पाई है तुमने समीर। मजाल है कि उसे शक हुआ हो कि मैं उसका पति नहीं बल्कि देवर हूँ। ये सुनकर मैं तो अब डरने लगी थी। समीर मुझे जब भी कहते हैं कि वो मुझे बाहर लेकर जाना चाहते हैं, मैं फ़ौरन ही इनकार कर देती। समझ नहीं आता था कि रात को जो आएगा वो समीर होगा या समर। मेरी शादी को 1 महीना ही गुजरा था कि मुझे अचानक चक्कर आ गए। मेरी सास मुझे अस्पताल लेकर गई। मुझे डॉक्टर ने खुशखबरी सुनाई। मैं अपनी खुशी बयां नहीं कर सकती थी। मैं प्रेग्नेंट थी और यह खबर जब समीर को पता चली तो वो मुझसे ज़्यादा खुश थे और मुझसे कहने लगे, शादी को 1 महीना हो गया है, तुम एक बार भी अपने मायके नहीं गई, कुछ दिन मायके में रह आओ। मैं अपने मायके चली गई। जब समीर मुझे लेने आए तो उनके चेहरे पर अजीब सी उदासी थी और दाढ़ी भी बड़ी हुई थी। काफ़ी गमगीन लग रहे थे। मैंने कहा, आपको क्या हुआ? क्या मेरे बगैर उदास हो गए थे जो ये हुलिया बना रखा है? मेरी बात सुनकर एक फेक सी मुस्कुराहट उनके चेहरे पर सजी थी। कहने लगी कि हाँ, मैं तुम्हारे बगैर बहुत उदास था, देखो इसलिए मेरे हालत ऐसी हो गई है। मैं उनके साथ वापस आ गई। मुझे तो लगा कि उन दिनों के बारे में एक एक बात बताएंगे जो उन्होंने मेरे बगैर काटे हुए हैं, लेकिन वो तो खामोशी से सोफे पर जाकर लेट गए। ये देखकर मुझे हैरत हुई। मैंने कहा कि समीर, आप सोफे पर क्यों लेटे हैं? कहने लगे कि मेरे सर में दर्द हो रहा है और मैं सोना चाहता हूँ, तुम भी आराम कर लो। लेकिन मैं उठकर उनके पास आ गई। मुझे अपने करीब देखकर वह उठकर बैठ गए। कहने लगे कि क्या हुआ तुम्हें? मैंने कहा, समीर मुझसे नाराज़ हैं क्या, इसलिए आप सोफे पर सो रहे हैं? आंखें ना चाहते हुए भी भीगी हुई थी। मैं तो उनसे मोहब्बत से इजहार चाहती थी, लेकिन ये तो मुंह मोड़ कर सोने की तैयारी कर रहे थे। मुझे देखकर कहने लगे कि नहीं नहीं, मैं क्यों तुमसे नाराज़ होऊंगा, तुम्हारा हक बनता है मायके में जाकर रहो। फिर कहने लगे कि मैं तुम्हारे डॉक्टर से मिलकर आया था। वो कह रहे थे कि आपकी वाइफ बहुत कमज़ोर है, इसलिए बेहतर है कि जब तक बच्चे की पैदाइश नहीं हो जाती आप अपनी वाइफ से दूर रहें, वरना कोई भी नुकसान हो सकता है। समीर की बात सुनकर मैं भी परेशान हो गई थी। कहने लगे कि इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये पूरा वक्त संभल कर गुजर जाए। तुम आराम से बेड पर सो जाओ, मैं सोफे पर सो जाया करूँगा। सुबह जैसे ही समीर ऑफिस गए, कुछ देर बाद ही समर घर आ गया। वो बड़ा चुप सा था। मेरी सास के पास बैठकर कहने लगा, खाना लगाओ माँ, आपने क्यों मुझे कसम देकर रोक रखा है? मैं पहले ही आपसे कह चुका हूँ कि मुझे फ्रांस वापस जाना है और वहीं रहना है। सास कहने लगी कि जब तक तुम्हारी शादी नहीं हो जाती मैं तुम्हें फ्रांस नहीं भेजूंगी। वो कहने लगा कि मुझे अभी 2-4 साल शादी नहीं करनी है, जब मुझे शादी करनी होगी मैं वापस आ जाऊंगा। ये सुनकर मेरी सास रोने लगी। समर उन्हें उदासी से देख रहा था। कहने लगा कि माँ, क्या हो गया है आपको? ये कहकर उसने मेरी सास को अपने गले से लगा लिया। मेरी सास कहने लगी, तुम 2 ही तो मेरे बेटे हो, मेरी और कोई औलाद तो नहीं है। मैं तुम्हें यहीं देखना चाहती हूँ, तुम दोनों की खुशियाँ यहाँ देखना चाहती हूँ। तुम इतनी दूर प्रदेश में चले जाते हो और 3-4 साल बाद अपनी शक्ल दिखाते हो। मेरी सास अपनी जगह सही थी। समर को शादी कर लेनी चाहिए थी ताकि वो भी यहीं पर सेटल हो जाए। समर मुझसे कहने लगा कि भाभी, आप ही माँ को समझाइए। मैंने कहा कि वो तो अपनी जगह ठीक है, तुम तो जिद पर अड़े हुए हो। जब वो नहीं चाहती कि तुम बाहर विदेश में रहो तो यहीं पर अच्छी नौकरी ढूंढ लो।
मेरी बात सुनकर वो कहने लगा, भाभी आपको माँ को समझाने की जगह आप उल्टा मुझे ही समझा रही हैं। रहने दे भाभी, आपके बस की बात नहीं है। मैं समीर से कहूँगा कि वो माँ को समझाए, मुझे हर हाल में फ्रांस जाना है। समर ये कहकर खड़ा हो गया। मेरी सास कहने लगी, ठीक है फिर ऐसा करना कि मेरा मरा हुआ मुंह देख कर जाना। ये सुनना था कि समर ने तड़प कर अपनी माँ की तरफ देखा। वह अभी आंसू बहा रही थी। फिर वह कमरे में चला गया। कुछ देर बाद ही वो वापस आया और हाथ में फाइल पकड़ी थी। मेरी सास गुस्से से पूछने लगी, ये किस चीज़ की फाइल है? तुम बाज नहीं आ रहे हो ना? जाने की तैयारी कर रहे हो? तभी समर ने कहा कि माँ मैं यहाँ नौकरी की तलाश में जा रहा हूँ। मेरी सास को सुकून हुआ था। रात को समीर ने अपना तकिया उठाया और सोफे पर जाने लगे। मैंने उनका हाथ थाम लिया। मैंने कहा कि यहाँ पर बैठे मेरे पास, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। वो मेरे पास बैठ गए। मैंने कहा कि कुछ महीने ही रह गए हैं नए मेहमान के आने में, हमें चाहिए कि अब हम इसके लिए शॉपिंग करें। ये कहकर मैं समीर के कंधे पर सर रख दिया। लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी। एक झटके से वो मुझसे पीछे हटे थे। उनकी हरकत देखकर मैं हैरान रह गई थी। मैंने कहा, आपको क्या हुआ है? कहने लगे कि कुछ नहीं। फिर कहने लगे कि मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा, तुम जो चाहे सामान खरीद लेना, लेकिन आजकल मैं ऑफिस में बिजी हूँ इसलिए तुम्हारे साथ कहीं नहीं जा सकता। सुबह मैं कुछ देर से उठी थी। मैंने देखा कि समीर ऑफिस जा चुके थे। जब से मैं प्रेग्नेंट हुई थी समीर मुझसे कोई भी काम नहीं करते थे और ऑफिस से आकर मेरा बहुत ख्याल भी रखते थे। दोपहर के टाइम समर घर आया तो कहने लगा कि उसे नौकरी मिल गई है। सुनते ही मेरी सास खुश हो गई और समर के सर पर हाथ रखा और बहुत सारी दुआएं दी। फिर मुझसे कहने लगी कि बस जल्दी से अपनी देवरानी ढूंढो, इसी महीने में इसकी भी शादी कर दूंगी। यह सुनना था कि समर तो गुस्से में आ गया और कहने लगा कि मुझे कोई शादी नहीं करनी है, समझिए आप। अगर आपने ऐसी कोई बात की या कोशिश भी की तो मैं वापस फ्रांस चला जाऊंगा। आप भले ही नाराज़ होते रहो तो हो जाए। मुझे लगा शायद फ्रांस में किसी लड़की को पसंद करता है, तभी इतने गुस्से में ये बात कह रहा है। मैंने सोचा कि मुझे इससे पूछना चाहिए। मैं उसके कमरे में गई। मुझे देखकर वो उठकर बैठ गया। कहने लगा, भाभी यहाँ आने की क्या ज़रूरत थी? मैं खुद बाहर आ जाता। अपना ख्याल रखा करें, ना कि मेरे लिए चाय लेकर आना चाहिए। मैंने कहा कि कोई बड़ी बात नहीं है, ये कोई बड़ा काम नहीं है। ये कहकर मैं उसके बेड पर उसके पास बैठ गई। कहने लगा कि क्या बात है? मैंने कहा कि एक बात पूछूं, सच बताओगे? मैंने कहा कि क्या फ्रांस में तुम्हें कोई लड़की पसंद है जो तुम यहाँ शादी नहीं करना चाहते? मेरी बात सुनकर उसने मुझे कुछ देर देखा, फिर कहने लगा कि हाँ मुझे एक लड़की पसंद है और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। मैंने कहा कि अच्छा ही है। सुनकर मैं मुस्कुराने लगी। मैंने कहा कि ठीक है, मैं माँ को उस लड़की के लिए राज़ी कर लेती हूँ। कहने लगा कि वो कभी भी यहाँ पर नहीं आएगी, इसलिए आप माँ को राज़ी मत करो, मुझे यहाँ से जाने दें। ये सुनकर तो मैं भी परेशान हो गई थी क्योंकि माँ कभी नहीं मानेगी। कुछ महीनों बाद मैंने एक बेटे को जन्म दिया। मैं बहुत खुश थी। मेरी सास तो अपने पोते को देखकर मरी जा रही थी, लेकिन समीर बहुत खामोश था। बार बार बच्चे को देखता और फिर नज़रें हटा लेता। बेटा 2 महीने का हो चुका था। मैंने ये बात नोटिस की कि अभी भी समीर सोफे पर ही सोते थे। कहते थे कि मैं अगर बेड पर सोऊंगा तो मेरा बेटा डिस्टर्ब हो जाएगा, लेकिन मेरा सब्र अब जवाब दे गया था। मैंने समीर से कहा कि आज आप मेरे साथ ही सोएंगे बेड पर। कुछ नहीं जानती। ये सुनकर उनके चेहरे की रंगत बदल गई थी। मैंने उनका हाथ पकड़ा। मैंने कहा कि अब आपके पास कोई भी बहाना नहीं है, आप क्यों मुझसे यूँ दूरी बना रहे हैं? उन्होंने जब मेरे हाथ से अपना हाथ अलग किया तब आंसू उनकी आंखों से बहने लगे। कहने लगे कि मैं सब्र करके थक चुका हूँ। मैं तो समझ नहीं पा रही थी कि वो कहने लगी कि मैं समीर नहीं हूँ, समर हूँ। ये सुनकर तो मेरा दिल बैठने लगा था। इतना बड़ा मजाक ये सब समीर मेरे साथ कैसे कर सकते हैं? और रात के इस वक्त समीर ने उसे इजाज़त कैसे दे दी कि वो मेरे कमरे में आए? मैंने कहा कि तुम्हें शर्म नहीं आती? इस वक्त मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? कहाँ है समीर? अब मैं उससे बात तक नहीं करूँगी। उन्होंने तुम्हें इस वक्त मेरे कमरे में आने की इजाज़त कैसे दे दी? ये कहकर मैं बाहर जाने लगी तो उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। कहने लगा, भाभी
भाभी पहले मेरी बात सुन लो। जो खबर उसने सुनाई, मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल चुकी थी। वो कहने लगा कि जब आप मायके गई थी तो उस वक्त मैं और समीर एक गाड़ी में एक दूसरे शहर जा रहे थे, लेकिन रास्ते में हमारी कार का एक्सीडेंट हो गया था। हमारी गाड़ी उलट चुकी थी। फिर वो चीख कर रोने लगा, कहने लगा कि समीर उस हादसे में मर गया था। मैं पिछले कई महीनों से समीर और समर बनकर आप लोगों को दिख रहा हूँ, क्योंकि मेरी माँ ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकती और आपकी भी हालत ऐसी नहीं थी। अगर मैं आपको पहले बताता तो शायद मेरे भाई की निशानी भी ख़त्म हो जाती और मैं चाहता था कि मेरे भाई की औलाद इस दुनिया में ज़रूर आए। कहने लगा कि आपसे गुजारिश है कि आप माँ को कुछ मत कहिएगा, उनसे कहना कि वो मुझे फ्रांस भेज दें। मैं समर बनकर वापस चला जाऊंगा और वापस नहीं आऊंगा, फिर यहीं रहूंगा समीर बनकर हमेशा के लिए। उसकी आवाज़ सुनकर मैंने उसे गौर से देखा। मैंने कहा कि तुम कैसे यहाँ पर रह सकते हो? कहने लगा कि मैं आपसे शादी कर लूँगा। ये शादी मेरी माँ की नज़र में नहीं आनी चाहिए। उन्हें हमेशा यही लगना चाहिए कि मैं ही समीर हूँ और मैं आपको भी अकेला नहीं छोड़ सकता और ना ही अपने भतीजे को। फिर हम दोनों ने मंदिर में शादी कर ली और मेरे देवर समर बनकर ही हमेशा के लिए फ्रांस चले गए। आज 10 साल बीत गए इस बात को, और सास अभी भी यही समझती है कि समीर ही मेरे पास रहते हैं और समर ने वहाँ शादी करके माँ को बिल्कुल भुला दिया है। शायद ये राज मेरी सास को कभी नहीं पता चलेगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी, हमें ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम आपको मिलेंगे एक और ऐसी बेहतरीन वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।